मित्रों, रवीना प्रकाशन दिल्ली से एक साझा काव्य संग्रह मुझे प्राप्त हुआ जिसका नाम है मैं और मेरी कविताएं। मैं और मेरी कविताएं। इसके संपादक डॉक्टर के.बी. उमाशंकर शौ जी हैं और ये दक्षिण भारत के रहने वाले हैं और हिंदी भाषा के कीर्ति स्तंभ हैं। मैं तो कीर्ति स्तंभ ही कहूँगा कि दक्षिण भारत जैसी जगह से उन्होंने हिंदी में काम किया और 25 वर्षों से निरंतर हिंदी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अध्ययन अध्यापन का भी कार्य कर रहे हैं। आपका जन्म 3/7/1972 ईस्वी को कर्नाटक के चिल्लकेरे तहसील में हुआ और आपने MBA PhD किया। बहुत योग्य व्यक्ति हैं और आपको अनेकों हिंदी की संस्थाओं ने और भारत सरकार ने भी हिंदी प्रचार प्रसार के लिए सम्मानित भी किया है। ऐसे संपादक को पाकर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि डॉक्टर के.बी. उमाशंकर शौ जी आज भी हिंदी के लिए डटे पड़े हुए हैं। तो आइए मैं और मेरी कविताएं जो इन्होंने संपादित किया है डॉक्टर साहब ने, इनकी ये 2019-22 में छपी है, नया संग्रह है। और इसमें जो कवियों को उन्होंने लिया है कि इसमें 11 कवि हैं। देखिए, मैं कवियों का नाम दे रहा हूँ। डॉक्टर के.बी. उमाशंकर शौ, भुवनेश चौहान चिंतन, डॉक्टर S.K. लोहानी खालिस, कवि सुशील राकेश, डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह, जहीर ललितपुरी, शिवमंगल सिंह, डॉक्टर कन्हैया लाल गुप्त किशन, रविंद्र मरोठी रवि और गणपत लाल उदय दीवान और अंतिम कवि हैं डॉक्टर पवनेश ठकुराठी। बड़ी खुशी की बात है कि एक दक्षिण भारतीय कवि साहित्यकार ने ऐसा बीड़ा उठाया जो हिंदी के कवियों को कविताओं को संकलित करके मैं और मेरी कविताओं का संपादन किया। देखिए, मैं सभी कवियों की एक एक चुनिंदा रचनाएं पढ़ूंगा जिससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि कवियों में कितनी प्रतिभा है और जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं उनका कितना वर्चस्व है हिंदी साहित्य पर। मैं सबसे पहले संपादक जी डॉक्टर के.बी.एस. उमाशंकर शौ की कविताएं पढ़ रहा हूँ। इनकी कविता है मैं कुछ खास हूँ। ये कविता मुझे पसंद आई है। मैं कुछ भी नहीं हूँ पर अपनी कुछ आदतें अजीब हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ पर अपनी कुछ आदतें अजीब हैं, इसलिए मैं कुछ खास हूँ। मैं जीना चाहता सिर्फ एक बार अपनी मर्जी से, बेफिक्र निडर होकर, अन्याय का गला काट कर, और मैं मरना चाहता सिर्फ एक बार अपनी मर्जी से, मौत की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देते हुए। रोज जीकर मरना या मरकर जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भेड़ या बकरी नहीं हूँ जो भीड़ में खो जाऊँ और रोज़मर्रा ज़िंदगी बिताऊँ। और अंतिम है इसका, मैं कुछ खास हूँ इसलिए हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। मैं कुछ खास हूँ इसलिए हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। मेरे ना समझ भाई जो हिंदी के खिलाफ बोलते हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई कहे या न कहे हिंदी तो रहा है राष्ट्रभाषा, मुकुट की क्या आवश्यकता, यह तो है बेताज बादशाह। देखिए, मैं इस अंतिम पंक्ति को फिर कह रहा हूँ। मैं कुछ खास हूँ इसलिए हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। मेरे ना समझ भाई जो हिंदी के खिलाफ बोलते उनको मैं यही कहना चाहता कि कोई कहे या न कहे हिंदी तो है राष्ट्रभाषा, मुकुट की क्या आवश्यकता, यह तो है बेताज बादशाह। और इनकी एक दूसरी कविता मैं और पढ़ रहा हूँ जिन्होंने इसमें हिंदी की ही फिर बात की है। बड़ी बहन
ये कविता का शीर्षक है बड़ी बहन। भारत है बहुभाषा देश, भारत है बहुभाषा देश, सबसे छोटी बहनें पर है हमारी हिंदी सबकी बड़ी दीदी, पर है हमारी हिंदी सबकी बड़ी दीदी। कौन कहता है कि हिंदी दिवस सिर्फ सितंबर में मनाया जाता है? शिवमोगा के सुश्री सरोजा जी को देखो तो पता चल जाता है कि हिंदी दिवस तो रोज़ है, क्योंकि यही चलती फिरती हिंदी यानी बड़ी बहन हिंदी हैं। यही तो चलती फिरती हिंदी यानी बड़ी बहन हिंदी हैं, बड़ी बहन हिंदी हैं। और मैं फिर अगले कवि को ले रहा हूँ। अगले कवि हैं भुवनेश चौहान चिंतन। भुवनेश चौहान जी का जन्म 31/8/1968 को हुआ। ये अध्यापक हैं और खैर जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी एक कविता मैंने चुनी है, बापू तुमको भूल रहे हैं, बापू तुमको भूल रहे हैं। ये कविता का शीर्षक है। देखे गम के सागर गहरे, उत्तर से दक्षिण तक पहरे, स्वार्थ सिद्ध हावी हैं जैसे धृतराष्ट्री हों स्वप्न सुनहरे। 70 सालों से ना जाने कितने कांटे फूल रहे हैं, हम सब कितने बौर आए हैं, बापू तुमको भूल रहे हैं। अपनी छाया हुई लुटेरी भीष्म प्रतिज्ञा रोज टूटती, होती जब जब बेटी घायल आंसू की बस नदी फूटती। नए नए प्रतिमान बहुत से हम दिन रोज कबूल रहे हैं, हम सब कितने बौर आए हैं, बापू तुमको भूल रहे हैं। लाठी हाथ थमा कर आओ, घड़ी कमर लटका कर आओ, आज तुम्हारी फिर ज़रूरत, बापू फिर वापस आ जाओ। और अंतिम है, रोपी थी गुलाब की कलमें, फल और फूल बबूल रहे हैं, ये सब कितने बौर आए हैं, बापू हम तुमको भूल रहे हैं, बापू तुमको भूल रहे हैं। और अगले कवि हैं डॉक्टर S.K. लोहानी खालिस जी, जिनकी कविता है बुद्ध और बुद्धू। ये भी अजीब तरह का विश्लेषण है। देखिए, बुद्ध और बुद्धू। बुद्धों ने त्याग दिए महल शांत की खोज में, हम बुद्धू त्याग रहे शांति महलों की खोज में। संतों ने पीड़ा घटाई जो मानवता पे छाई बहुत, हम दबे जा रहे नित अपने दुष्कर्मों के बोझ में। इधर लगाई उधर बुझाई, उलझे हैं ऐसे धंधों में, सुख चाहो तो सुख दो बस रहो अपनी मौज में। खुद हंसो हमेशा औरों को दो मौका हंसने का, छटे उदासी के बादल बढ़े खुशी रोज रोज में। जग में सबका हो भला करो यूं दुआ खालिस, साथ बन जाए ज़िंदगी क्या रखा है सोच में। और अंतिम देखिए, इनका अंतिम पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। जग में सबका हो भला करो यूं दुआ खालिस, साज बन जाए ज़िंदगी क्या रखा है सोच में, क्या रखा है सोच में। और देखिए, अगले कवि का नाम मैं स्वयं हूँ और सोच रहा हूँ कि ये जो कविताएं हैं इनमें से कोई एक कविता मैं भी अपनी पढ़ दूँ। एक कविता है स्वाति। स्वाति एक ऐसा कैरेक्टर है जो चमोली के जल प्रलय में साथ किया था और बहुत से लोगों को उन्होंने बचाया। उस पर मैंने कविता लिखी है। स्वाति एक बेटी का नाम है। चमोली जल प्रलय रुद्र के तांडव से कम नहीं था, चमोली जल प्रलय रुद्र के तांडव से कम नहीं था। उखड़ती सांस की अर्चना में डूबे लोगों को, विषम आराधना को तोड़ती कमलाक्ष स्वाति, सब कुछ तबाह हुए लोगों को बचाने दल की असमंजसता से वो अंकुरक में फंसे 25 लोगों की बढ़ती सांस को प्रवाहमान कर दिया। भूखे नंगे बच्चों, चकनाचूर वृद्धों, औरतों को कम नहीं 11 दिन की गहमा गहमी भरण पोषण तक ले आई, भर दिए स्वप्न जीने की उल्लासक बनाई। जल प्रलय की चुनौतियाँ तो अनंत थीं, पर भारत की बेटियाँ अकाट्य धैर्य निर्विवाद संशय साहचर्य की प्रवर स्वाति किसी जुनूनी प्रकृति से कम नहीं थी। समृद्धशाली बेटियाँ किसी जुनूनी प्रकृति से कम नहीं हैं। समृद्धशाली बेटियाँ,
ये घटना हुई थी, उस घटना के आधार पर मैंने इस कविता को लिखा है। और उसने स्वाति ने काफ़ी लोगों को बचाया और उनके 25 लोगों की उखड़ती सांस को बचाया और अपने संसाधनों से उनको सबकी सुरक्षा की। मैं ऐसे अपने भारतीय बेटी को सलाम भी करता हूँ। और अगली कविता देखिए, श्री डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह साहब की कविता है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह साहब की कविता में तमाम उम्र तमन्नाओं के भंवर में ही रहा मैं, ये शीर्षक है। तमाम उम्र तमन्नाओं के भंवर में रहा मैं, तमाशाई नहीं हूँ जो साहिल से मंजर देखूं, तमाशाई नहीं हूँ जो साहिल से मंजर देखूं, तूफान से लड़ता हूँ दरिया में रहा करता हूँ, तसब्बुर बस तेरा ही लिए फिरता हूँ दिन रात, नाम दिल की किताब में तेरा ही लिखा करता हूँ, मैं सदियों से बस काम में यही किया करता हूँ। तमाम उम्र तमन्नाओं के भंवर में ही रहा मैं, तूफ़ान में घिरा निगाह साहिल पे रखा करता हूँ, मुरब्बत से मिले वो मैं भी मोहब्बत से मिलूँगा, दुश्मन के लिए तार दुश्मन के लिए वार में तैयार रखा करता हूँ, कोई भी नहीं अपना सच इस कायनात में, इस कायनात मैं तस्वीरें मुश्ताक पास अपने रखा करता हूँ, इस कायनात मैं तस्वीरें मुश्ताक पास अपने रखा करता हूँ। और देखिए जाहिर ललितपुरी जी की अगली कविता है। जाहिर ललितपुरी जी ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे गज़लकार में हैं, कवि भी हैं। इनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे इनकी कई कविताएं इसमें संग्रहित हैं, लेकिन एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, जज्बात बेकरार। उर्दू के शब्द हैं, हो सकता है मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ी हो, माफ़ कीजिएगा। जज्बात बेकरार हैं इजहार के लिए, बेचैन दिल है प्यार के इकरार के लिए। बहुत अच्छी लाइन है। जज्बात बेकरार हैं इजहार के लिए, बेचैन दिल है प्यार के इकरार के लिए, कब तक मिलेंगे आप ख्यालों की बज़्म में, कब तक मिलेंगे आप ख्यालों की बज़्म में, गर हो सके तो आइए ख्वाबों की बज़्म में, ये है ये इलाज इसके बीमार के लिए, जज्बात बेकरार हैं इजहार के लिए। हिम्मत से आज आँखों में फिर नींद आई है, किस्मत से आज आँखों में फिर नींद आई है, कितनी हसीन ख्वाबों ने महफिल सजाई है, हम मुंतज़िर हैं आपके दीदार के लिए, हम मुंतज़िर हैं आपके दीदार के लिए। और अंतिम है, जब आप रूबरू थे तो हम कुछ न कह सके, अल्फाज मुँह से निकले न खामोश रह सके, अब आप ही निकालिए रह प्यार के लिए, अब आप ही निकालिए रह प्यार के लिए, जज्बात बेकरार है इजहार के लिए, बेचैन दिल है प्यार के इकरार के लिए। बहुत अच्छी गज़ल है। और मैं अब अगले कवि शिवमंगल सिंह की कविता पढ़ रहा हूँ। ये भिलाही नगरपुर दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी भी एक कविता देखिए, बहुत अच्छी है। गांव में बसंत। गांव में बसंत, धरती ने धारण किए अब नूतन परिधान, अपने खेतों को देखकर मचल उठे किसान, धरती ने धारण किए अब नूतन परिधान, अपने खेतों को देखकर मचल उठे किसान, देखो दूर दूर तक खेतों में अब खिल उठे हैं, सरसों के फसलों में पीले पीले रंग के फूल, गेहूं की फसलें दूर दूर तक लहरा उठी हैं, धरती ने धारण किए हरे रंग के परिधान, सुबह सुबह बागों में महुआ टपकने लगे हैं, बागों में कोयल कू कर गीत गाने लगी है, बासंती बयार रुक रुक कर बहने लगी है, फूलों पर तितलियां नृत्य करने लगी हैं, पंछियों के कल्लों से संगीत थिरकने लगा है, गाँव में फाग के गीतों के लोग मचलने लगे हैं, धरती ने धारण किए नूतन परिधान, अपने खेतों को देखकर मचल उठे किसान, अपने खेतों को देखकर मचल उठे किसान। और अगले कवि हैं डॉक्टर कन्हैया लाल गुप्त किशन जी। ये ग्राम भरौली देवरिया के रहने वाले हैं और इनकी एक कविता है आवाज़, जिसका मैं वाचन कर रहा हूँ।
आवाज़ भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ मधुर तो खुरखुराहट होते हैं। आवाज़ भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ मधुर तो खुरखुराहट होते हैं। मधुर आवाज़ तो आकृष्ट करती है, किंतु कठोर आवाज़ घात करती है। जब कोई राग मल्हार छेड़ता है तो व्यक्ति क्या प्रकृति आकर्षित होती है। जब कोई राग दीपक छेड़ता है तो दीपक प्रज्वलित होता है। आवाज़ में बहुत दम होती है। गांधी जी की एक आवाज़ पर सारा देश उमड़ पड़ा था। जब 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने देशवासियों से कहा कि करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस की एक आवाज़ पर सारा देश उमड़ पड़ा था। जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तब देश की माँ बहनों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर डाला। जब जयप्रकाश नारायण ने युवकों को आवाज़ दी तो देश के सारे युवा जन आंदोलन पर उतर आए। आज पुनः उस आवाज़ की आवश्यकता है। जब माँ भारती अपने सच्चे लाल को पुकार रही हैं, मुझे चोर मक्कार धूर्तों से बचाओ, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता, अराजकतावाद, अतिराष्ट्रवाद से माँ भारती को उबारने की ज़रूरत है। माँ भारती को उबारने की ज़रूरत है। और अंतिम है, माँ भारती की आवाज़ पर सच्चे सपूतों को राष्ट्र सेवा की आवश्यकता है। यही माँ भारती की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही अंतस्थल की आवाज़ होगी, यही अंतस्थल की आवाज़ होगी। ये बड़ी अच्छी कविता है। और अगले कवि हैं रविंद्र मारोठी रवि जी। ये इनका जन्म मेरठ में हुआ और ये बागेश्वर फरसाली भराठी के रहने वाले हैं। और इन्होंने भी कई कविताएं लिखी हैं और रवीना प्रकाशन, दीक्षा प्रकाशन से इनकी कई किताबें प्रकाशित हुई हैं। और इनके कविता मैं ले रहा हूँ, बेरोज़गारी इसका शीर्षक है। पढ़ लिख कर जब हम निकले, सोचा दुनिया में धनवान हैं हम। पढ़ लिख कर जब हम निकले, सोचा दुनिया में धनवान हैं। पेट पालन को न रूखी रोटी, कि सुम्मी से बादशाह हैं हम। भारतीय शिक्षा सिर्फ बाबू बनाती, लक्ष्मी कहीं से नहीं आती है। सोच रहे हैं कटोरा पकड़े अब, शिक्षा इसकी इज्जत नहीं देती। आंखें फोड़ के एकत्र ये कागज़ अब किस काम के रह गए हैं। किस्मत इनकी न बाजार में मिलती, तभी तो बेरोजगार हो गए हैं हम। धन दौलत की चांदी चारों तरफ है, बेच दराजों में रुकती है अब। मेहनत का न मोल रोजगार को अब आसानी से जो बिकता है। सरकार कहे अब स्वरोजगार अपनाओ, पढ़े लिखे से जो पकौड़े बतलवाओ। पकौड़ों की जो लगी दुकान देश में, ग्राहक अब कहाँ से लेकर आते। इस घर में अब पकौड़े तले हैं, तेल का भाव आसमान चढ़े हैं। खरीदार न कोई मिला है, बेरोजगार फिर से हो गए हैं। पढ़ लिख कर जब हम निकले, सोचा दुनिया में धनवान हैं हम। पेट पालन को न रूखी रोटी, फिर उम्मीद से बादशाह हैं हम। फिर उम्मीद से बादशाह हैं हम। और अगले कवि हैं गणपत लाल उदय दीवान जी। ये दीवान जी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हैं इस समय और देश की सेवा में रत हैं। और आराई अजमेर के रहने वाले हैं। और इनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा दोस्त मुझसे रूठा है ऐसा, मेरा दोस्त मुझसे रूठा है ऐसा, ये शीर्षक है कविता का। आज फिर एक बार हुआ ऐसा, मेरा दोस्त मुझसे रूठा है ऐसा। न बोल कर गया न खबर दिया, दिल से दुख गम सब पी गया। चला गया मुझको ऐसे छोड़कर, वापस न आएगा वो लौटकर। सेना में जीवन का खेल निराला, कौन है खिलाड़ी कौन है खिलौना। विचलित करती मुझे यही सोच, देश रक्षक सच्चे सपूत की मौत। मौत नहीं कहते वो अमर हुआ, देश के लिए बलिदान जो दिया। क्या खूब उसने लिखा एक बार, रिश्तों में गहरा है फौज परिवार। जाएंगे न कभी ऐसी छोड़ें जाएंगे, न कभी ऐसे छोड़ संसार। कर देंगे जान वतन पर कुर्बान, यही शपथ हर जवान लेता है।
देश सेना में जब दाखिला लेता, तुमने दोस्त नाम अमर कर दिया। बुझा नहीं तू जलाकर गया दीपक है। आज फिर एक बार हुआ ऐसा, मेरा दोस्त मुझसे रूठा है ऐसा। न बोल कर गया न खबर दिया, दिल के दुख गम सब पी गया। और अंतिम कवि हैं डॉक्टर पवनेश ठकुराठी। पवनेश ठकुराठी का जन्म 12 जनवरी 1979 को हुआ और ये कुमाऊं विश्वविद्यालय से इन्होंने अध्ययन किया। और डॉक्टर पवनेश ठकुराठी जी की कई कविताएं इसमें प्रकाशित हैं, जिसमें से एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु एक अटल सत्य है, मृत्यु से तुम प्यार करो, हृदय से अपना कर इसको खुद का तुम उद्धार करो। न व्यथा न दुविधा कोई, जीवन सम जिंदा दिली से इसका भी सत्कार करो। मृत्यु एक अटल सत्य है, मृत्यु से तुम प्यार करो। न दुख दर्द न चिंता कोई, मुस्काओ गाओ झूमो नाचो, ऊर्जा का संचार करो। मृत्यु एक अटल सत्य है, मृत्यु से तुम प्यार करो। न भय न कुलाहट कोई, निराशा त्यागो हताशा छोड़ो, शंका का संहार करो। मृत्यु एक अटल सत्य है, मृत्यु से तुम प्यार करो। न घबराहट न हाट कोई, सरल बनो संयत रहो, सहजता का व्यवहार करो। मृत्यु एक अटल सत्य है, मृत्यु से तुम प्यार करो। मृत्यु गरल नहीं है बंधु, अमृत की एक सरिता है, जीवन के अगले पड़ाव की मंजिल रूपी गीता है। न शोक न विलाप करो, इसे सहर्ष स्वीकार करो। मृत्यु एक अटल सत्य है, मृत्यु से तुम प्यार करो। मृत्यु जीवन की रीत है, मृत्यु हम सब की मीत है। मृत्यु विजेता की गाथा, मृत्यु से सबका नाता। न अनुबंध न द्वंद्व कोई, धीर बनो साहस धरो, जीवन भय से पार करो। मृत्यु एक अटल सत्य है, मृत्यु से तुम प्यार करो, मृत्यु से तुम प्यार करो। ये सारी कविताएं जो मैंने पढ़ी, मैं और मेरी कविताएं साझा काव्य संग्रह की कविताएं हैं, जिन्हों रवीना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य है 350 रुपये। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल सकती है और आप सीधे प्रकाशक से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं संपादक डॉक्टर के.बी. उमाशंकर सौ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं कि उन्होंने हिंदी जगत में अपना कदम रखकर एक ऐसा कीर्ति स्तंभ स्थापित किया है जो हिंदी राष्ट्रभाषा के लिए गौरव की बात है। हिंदी राष्ट्रभाषा के लिए गौरव की बात है।